एक भी तो माइनॉरिटी है। जैन, बुद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, इनको तो दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर ओवैसी जी की डिग्री सही है तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं 14 जुलाई तक। सबसे पहले तो वहां सुझाव दे। टीवी पे आके बाइट देना बड़ा आसान है, संविधान पढ़ना उन्हें मुश्किल लगता है, सुझाव देना मुश्किल लगता है। और अंत करूंगा एक बात कह के, जी समय की पाबंदी है, समय की पाबंदी है। जी ओके, आपने अपनी बात रखा। ओके, मैं रिजवान अहमद की बात करता हूं। रिजवान अहमद बड़ा पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है कंफ्यूजन कौन फैला रहा है और डिल्यूजन कौन फैला रहा है? रिजवान अहमद जी शुक्रिया। अमीश भाई, जैन वंदे मातरम। देखिए, जब यूसीसी आएगा तो मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को, किसी भी ट्राइब को, बौद्ध को, सबको बोलने का अधिकार है। मैं मानता हूं इस बात का। लेकिन खुदा के वास्ते मुसलमान सारी माइनॉरिटी के प्रवक्ता ना बने। भैया अपनी बात करो। सिख क्या करेगा, ईसाई क्या करेगा, ट्राइब क्या करेगा, दलित क्या करेगा, जैन क्या करेगा, वो तुम उन पर छोड़ो। उनके पास प्रवक्ता हैं, वो अपनी अपनी बात रख लेंगे। सिर्फ बात करते हैं मुसलमान की। हमारे वारिस भाई ने बोला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से देश को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही तो फायदा है यूसीसी का। यूसीसी सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। यूसीसी इसलिए है कि अगर कहीं और भी किसी का कोई अनैतिक लाभ हो रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है, वो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी भाई। तो अगर कोई हिंदू लॉ की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, वो भी ठीक होगा। पर आप बात सिर्फ इस्लाम की करो, मुसलमान की करो। इस्लाम क्या है? हमारा आर्टिकल 29 हमें इजाजत देता है ईमान की, अल्लाह एक है, रोजे की, जक़ात की, फितरे की, हज पे जाने की, टोपी लगाने की, अपने हिसाब से निकाह करने की। बात खत्म हो गई। इसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हां, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। उससे इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा? इस्लाम तभी खतरे में आएगा जब यूसीसी ये कहेगा कि वारिस पठान को, शादाब चौहान को, रिजवान अहमद को नमाज छोड़ के अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सजदा करना होगा। तब तो इस्लाम खतरे में आएगा। जब तक हमारे ऊपर ऐसी शर्त नहीं लग रही है तो मेरे हिसाब से तो इस्लाम खतरे में है नहीं। ठीक है, बात खत्म हो गई। ठीक है। शदाब, क्या आपको लगता है कि यूसीसी को धार्मिक चश्मे से देखना गलत होगा और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री ने बोला कि इसको लेकर जो कंफ्यूजन फैलाने का कोशिश हो रहा है, भ्रम फैलाने का कोशिश हो रहा है, दैट इज रॉन्ग? नहीं, ये तो बड़े अजीब बात है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन, यानी कि शादाब चौहान, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। और बीजेपी क्लेम करती है उनके पास 10 करोड़ कार्यकर्ता है, वो लोग सच्चाई नहीं बता पाएंगे। प्रधानमंत्री के पास सारे जरिए हैं अपनी बात को कहने के। भड़काया जा रहा है। क्या 3 लोगों का मुकाबला भड़काया जा रहा है? पार्टी नहीं कर सकती। दूसरी बात यह कि आर्टिकल 25 और 29 से बढ़कर के 44 नहीं हो सकता गौरव भाई। और यह बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि जिस दिन यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्मिटी भारत के डीएनए में नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी आईपीसी है, सीआरपीसी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और लेकिन जब बात सिविल राइट्स की आएगी, जहां बात पर्सनल लॉज की आएगी, क्रिश्चियंस के अलग है, आदिवासियों के अलग है, दलितों के अलग है। अगर आप भारत के रिचुअल्स को खत्म करेंगे, भारत की आइडेंटिटी को खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो उसका नुकसान होगा। दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। और अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कानून सरकार लेकर आएगी जो आर्टिकल 25 को वायलेट करेगा, फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, पर तो कैसे करेगा? आप सोच रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। गई क्या नागरिकता? नागरिकता तो वही की वही है सबकी। ये आप सोच रहे हैं, यही तो झूठ है, यही तो आडंबर है। ओके, गौरव भाटिया, रिप्लाई टू शादाब चौहान। शार्प रिप्लाई गौरव भाटिया। शादाब और ओवैसी से नरेंद्र मोदी डरते हैं, मैं क्या करूं अब? मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ऐसा है, पहले तो पीस पार्टी का कोई सांसद है नहीं, जितनी जानकारी मेरी है। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। लोकसभा के चुनाव की बात हो रही थी, भाई साहब का कोई वजूद ही नहीं है। दूसरी बात, ये शादाब चौहान यहां बैठे हैं, भारत की आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी बात करते हैं। अफगानिस्तान शांत।
अफगानिस्तान में तालिबान राज आया था, इन्होंने एक ट्वीट किया था, बधाइयां तालियां बजा रहे थे, कह रहे थे निजाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे। अरे भारत की जो पहचान है, संस्कृति है, भाईचारा है, रिजवान भाई बैठे हैं मेरे यहाँ भाई, उसको तो आप चाहते हैं बदलना, आप तो निजाम मुस्तफा चाहते हैं। तीसरी बात, मेरे छोटे भाई है, मुझे नहीं पता इनकी शादी हुई, निकाह हुआ या नहीं हुआ। आपकी अगर बीवी है और अगर नहीं है तो मैं कहूंगा जो आपके संबंधी है वो बहन आए और आपसे कहे मैं 4 शौहर रखूंगी एक ही घर के नीचे छत पे, आप मान जाओगे? आप संविधान की बात कर रहे हो ना, 4 शौहर रखेगी कोई आपकी जानने वाली मुस्लिम जो हमारी बहन है, आप मान जाओगे? तो क्यों चाहते हो भाई कि वो 3 बीवियां और रहे और वो बहन बुलाए उसे? तुम उत्तर दे सकते हो? नहीं दे सकते। और अंत करूंगा एक बात कह के, जी सुप्रीम कोर्ट में, अरे वारिस भैया आप रह लोगे, आप रह लोगे, कोई लॉजिकल नहीं है। सब बोलेंगे तो कैसे सब बोलेंगे तो कैसे? शदाब और वारिस में से एक बोले, ओके, शदाब और वारिस में से तो एक बोले कम से कम, ओके ओके। अमीश भाई 30 सेकंड नहीं, मैं दूंगा आपको रिजवान, मैं आपको 40 सेकंड दूंगा लेकिन वक्त के साथ। ओके ओके ओके, शदाब 30 सेकंड, शदाब 30 सेकंड। गौरव भाई को शादाब की बड़ी चिंता है, लेकिन उन 22 लाख बहनों की चिंता नहीं है जिनको उनके पतियों ने ना तो तलाक दिया है और ना ही उनके साथ रह रहे, उनको छोड़ दिया। उनके परिवार की चिंता ना प्रधानमंत्री को ना गौरव भाई को। उसमें से एक हमारे गुजरात वाली भी है, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, नहीं बात करना चाहते। नहीं, अगर आपकी बीवी हो और कहे कि 4 शौहर रखूंगी, अब आपके 30 सेकंड का ऑडियो डाउन, हमारे कल्चर का प्रोटेक्शन आप नहीं झेल सकते, आप इतने बड़े नहीं हुए हो जो बाबा साहब मैंने तो एक सवाल पूछा, ऑडियो डाउन। ओके, रिजवान अहमद 30 सेकंड्स। अमीश भाई देखिए, वारिस भाई मेरे भाई हैं, शादाब मेरा छोटा भाई है, कहा सुनी अपनी जगह। अभी शादाब ने बोला, वारिस भाई ने भी बोला कि कोई दुनिया की ताकत ये नहीं कर सकती। यही डायलॉग मैं सुन के बड़ा हुआ हूं। 1985 में शाबानों को जब अब खर्चा मिलना था, यही मैंने डायलॉग सुने थे, तब मैं बड़ा यंग लड़का हुआ करता था। तलाक के बिद्दत की बात आई, शायरा बोनाओ की, मैंने यही डायलॉग सुने। 370 पे मैंने यही डायलॉग सुने, राम मंदिर पर मैंने यही डायलॉग सुने। तो यूसीसी मैं मानता हूं कि पेचीदा बात है, लेकिन मेरे भाई शादाब, मेरे भाई वारिस पठान, इस देश में बहुत से ऐसे काम ऑलरेडी हो रखे हैं जिसके लिए मुसलमानों ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर किसी को गुस्सा दिलाना और बलगलाने से कोई फायदा नहीं होता है। जो भी यूसीसी आएगा पहले फॉर्मेट सामने आने दो, जवाब ले लेते हैं, फिर बैठ कर देखेंगे कि इस्लाम खतरे में है या नहीं है। अरे सुनिए, वारिस पठान, मैं एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। यूसीसी में अगर सबको, अगर एक घर है, एक भारत है, तो 2 कानून क्यों चलेंगे? एक कानून होना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूं, तो HUF हटा देंगे क्या मोदी जी? जो हिंदू डिवाइडेड फैमिली का वो है, गुजरात के अंदर तो एक कानून है कि जहां पर मुसलमान आदमी हिंदू के एरिया के अंदर घर नहीं खरीद सकता, वो कानून को हटा देंगे क्या? हाँ, कहीं पर स्टेट के अंदर गाय मम्मी है, कहीं पर गाय यम्मी है, उसका क्या करेंगे? हटा देंगे क्या? इसीलिए मैं बोलता हूँ ये नहीं कर सकते, और ये संविधान को खत्म करने की बात है। लेकिन ये संविधान, ये तो संविधान का ही हिस्सा होगा ना अमीश भाई, संविधान कैसे खत्म होगा? संविधान का तो हिस्सा होगा। रिजवान अहमद आर्टिकल 25 अनफेक्टेड फंडामेंटल राइट देता है ये। देखिए, ये डिवोर्स वारिस भाई एक बात सही कह रहे हैं, खत्म करने के लिए मोदी जी, अमीश भाई, देश का ध्यान भटकाने के लिए। तो चलो 2019 के चुनाव के पहले भी इन्होंने बोला था हम आएंगे सरकार के अंदर, यूसीसी को खत्म कर देंगे। अरे नहीं कर सकते, संविधान के अंदर इसका वो नहीं कर सकते। संविधान निर्माता ने ये बात बोली है। एक सेकंड इस पर आऊंगा। ओके रिजवान 10 सेकंड, रिजवान 10 सेकंड, रिजवान अहमद ऑडियो डाउन, रिजवान 10 सेकंड। देखिए, जो अमीश भाई, जो वारिस भाई बात बोल रहे हैं वो अपनी जगह सही है, और वो फॉर्मेट आने के बाद पता चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यूसीसी सिर्फ मुसलमान को टारगेट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यही मैं इनको समझा रहा हूं, जिसकी जहां भी जो कमी है, अगर कोई कानून हिंदुओं के लिए भी है लेकिन आज की तारीख में वो इंप्लीमेंट होने में परेशानी है, तो यूसीसी में उसको भी तो लाया जाएगा ना। ये कौन कह रहा है कि सिर्फ शरीयत को यूसीसी में लाया जाएगा भाई? ओके, वारिस पठान इस बात का जवाब। और
संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर भी तो चाहते थे यूसीसी हो, कॉमन सिविल कोड हो। नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का ही मैं उल्लेख कर रहा हूँ। आर्टिकल 14, 25, 29 बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि नई यूसीसी हो कि नहीं हो, इक्वालिटी का, जो अनफेटेड सेक्युलर। सुनिए, यूसीसी लाने से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही भला करने वाले, मुसलमानों के जितने राइट्स टाइटल है ये सबको खत्म करने की आपका प्रोपेगेंडा है। राइट दिया है मुझे, मेरा प्रैक्टिस करने का जो अधिकार दिया है वो आपको क्या मालूम है अमीश भाई? अभी आप हिंदू की चिंता कर रहे थे, अभी आप आदिवासी की चिंता कर रहे थे, अभी आप बौद्ध जैन की चिंता कर रहे थे, अब आप अपने एजेंडे पे आ गए, अब आप अपने एजेंडे पे आ गए। देखिए मुसलमानों के राइट्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी चीज को सरल ढंग से समझेंगे तो उसमें उतनी पेचीदगियां नहीं आपको दिखाई देंगी, लेकिन कंफ्यूजन अगर फैलाना मकसद है तो फिर, और राजनीति करना मकसद है तो फिर जायज है। लेकिन अब बात ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले इस दौर की, प्रधानमंत्री मोदी के कम्युनिकेशन वाले कनेक्शन की इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर तब की है जब अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा था, वहां के लॉ मेकर्स पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए बेहद उतावले थे, हर कोई पीएम मोदी का ऑटोग्राफ पाना चाह रहा था। और दूसरी तस्वीर आज भोपाल की है, जहां पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद किया। दोनों जगह पीएम मोदी को सुनने वाले लोग काफी एक्साइटेड दिखे और डिफरेंट भी थे। हालांकि दोनों जगह एक दूसरे से अलग है, दोनों जगह की ऑडियंस भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कम्युनिकेशन स्किल्स का इंपैक्ट दोनों जगह एक जैसा रहा। अमेरिका में जो लोग प्रधानमंत्री को सुन रहे थे और उनके सम्मान में 15 बार उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिए, 80 बार तालियों से उनके भाषण की तारीफ करी, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि अमेरिका के संसद सांसद थे। जबकि भोपाल में प्रधानमंत्री ने जिन लोगों के साथ संवाद किया वो विशुद्ध रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन जैसे एक ब्लूटूथ ईयरफोन, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी सभी के साथ काम कर सकता है, शायद उसी तरह नरेंद्र मोदी की संवाद क्षमता भी कुछ ऐसी ही है। वो हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद में थे तो वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने अमेरिकन ड्रीम की बात की। ये महज एक शब्द नहीं है, बल्कि अमेरिकन्स के जीवन जीने की एक फिलॉसफी है। दूसरी ओर उन्होंने भारत में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किए बिना बेहद सरल अंदाज में बता दिया कि 2024 में पार्टी का एजेंडा क्या रहने वाला है, यानी संवाद ऐसा जो सुनने वालों के दिल को छू जाए। Throughout your history, you embrace people from around the world and you have made them equal partners in the American dream. अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के संवाद की एक खास बात यह है कि उनके भाषण में हल्की बातें नहीं होती, यानी जो बोलते हैं उसके मायने काफी गहरे होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपना कनेक्ट बनाने के लिए अक्सर स्थानीय भाषाओं और बोलियों का भाषण में इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है उनके भाषण का। प्रधानमंत्री मोदी जिन लोगों से बात करते हैं उन्हें वो खास महसूस कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा पीएम मोदी के वर्ड प्ले भी काफी इंप्रेसिव होते हैं। पीएम मोदी की संवाद क्षमता का लोहा विपक्ष भी मानता है और कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वाक कटुता का सानी कोई नहीं है। यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ जोड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कनेक्शन भी हर किसी के साथ, हर वर्ग के साथ, अमेरिका से लेकर भारत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ
जोरदार तरीके से हो जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम यानी आर पार में इतना ही।